अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और टैक्स दोस्ती वीडियोस में हम जो है आज बात करेंगे। पार्ट 2 है नो योर टैक्स राइट्स। और टैक्स राइट्स के हवाले से जो है हम पार्ट 1 में जस्टिस काजी फाइज़ का केस जो है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसमें हमने उसको स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि अगर जो है आप सही मानों में देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी सिटीजन्स के, चाहे वो रेजिडेंट हैं चाहे वो नॉन रेजिडेंट हैं, उनके टैक्स राइट्स क्या हैं, और तो ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस केस को, जस्टिस फाइज़ ईसा के केस को हम जो है आने वाले पार्ट्स में भी डिस्कस करते रहेंगे। आज पार्ट 2 में मैं एक एवरेज टैक्स पेयर का एटीट्यूड आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और आज का जो पार्ट है उसका टाइटल है FBR इज़ ऑलवेज़ राइट। तो आपको याद होगा कि जब आपने जॉब स्टार्ट की या आपने मेरी तरह कोई आर्टिकलशिप वगैरह ट्रेनिंग स्टार्ट की, इंटर्नशिप स्टार्ट की, CA में जैसे होती है, तो आपको आपके सीनियर्स बताते थे कि बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। फिर आगे चल के जब आपने शादी की तो अक्सर लोगों को ये सुनने को मिलता होगा कि वाइफ इज़ ऑलवेज़ राइट। तो ये जो एवरेज टैक्स पेयर का एटीट्यूड है कि FBR इज़ ऑलवेज़ राइट, यानी FBR और FBR के जितने भी अफसर हैं, इंक्लूडिंग उनके जो है लोअर ग्रेड के ऑफिसर्स, यानी ऑफिसर्स कह लें या फील्ड स्टाफ कह लें, इंस्पेक्टर्स कह लें, क्लर्क कह लें, ड्राइवर्स कह लें, तो वो सारे के सारे जो है उनको ट्रीट करते हैं कि FBR, अगर कोई शख्स FBR में जॉब करता है, टेलीफोन ऑपरेटर भी है या डेटा एंट्री भी करता है, तो वो उसको एज ए टैक्समैन डील करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जो कमिश्नर होता है वो टैक्समैन होता है, उसका काम होता है टैक्स लगाना, टैक्स कलेक्ट करना, आपको फैसिलिटेट करना, बाकी लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो FBR इज़ ऑलवेज़ राइट के हवाले से आज हम बात करेंगे। और इस पर मैं पहले कुछ एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि नो योर टैक्स राइट्स की जो वीडियो है पार्ट 2 जो आप देख रहे हैं, इसमें हम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो टैक्स का कल्चर डेवलप हो गया है 75 ईयर्स में, वो एक हेल्थी कल्चर नहीं है, बल्कि वो एक जो है ना अनहेल्दी कल्चर है। और उसमें FBR और टैक्स पेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए हमने टैक्स दोस्ती का ब्रांड स्टार्ट किया कि जो है ना ये दोस्ती हो, अंडरस्टैंडिंग हो, आप भी राइट समझें अपने, वो लोग भी अपनी राइट्स एंड ड्यूटी समझें। तो इस हवाले से जब नोटिस आता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये FBR इज़ राइट वाली जो मेंटालिटी है, वो ज़्यादातर टैक्स पेयर्स कहते हैं नहीं नहीं FBR वाले कह रहे हैं तो ठीक होगा। तो नोटिस जब आता है 122 का, तो उसकी बड़ी लिमिटेड पावर होती है। वो 177 के ऑडिट के नोटिस के बराबर नहीं होता, लेकिन अगर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स देते जाते हैं। इवन नॉन रेजिडेंट जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम की इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट देने होते हैं, वो भी जो है अपनी पूरी 20-20 सालों की कमाई की डिटेल और वो सारा दे रहे होते हैं, और टैक्स वाले वो सारा कलेक्ट करके गलत कंक्लूजन पे पहुंच रहे होते हैं। तो ये एक बात है। उसके अलावा ये है कि सेल्स टैक्स के लिए आप अपना कारोबार कर रहे हैं तो कोई आ जाता है, कोई इंस्पेक्टर, कोई क्लर्क, कोई बंदा जो कहता है जी मैं FBR से हूँ, आप उसकी ID भी नहीं चेक करते। वो कहता है जी आपका तो राइस का बिज़नेस है, आप सेल्स टैक्स में क्यों नहीं रजिस्टर होते, आप तो मेडिसिन का काम करें, आप सेल्स टैक्स में क्यों नहीं रजिस्टर होते। जबकि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में 6 शेड्यूल में लिखा है, और हमारी वीडियोज़ में आप देख भी लेंगे सेल्स टैक्स दोस्ती वीडियोज़ में, कि जो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स सप्लाईज हैं, मिल्क है, राइस है, फार्मास्यूटिकल, बड़ी सारी उसमें एक लिस्ट है, उन्होंने रजिस्टर ही नहीं होना, उन्होंने इनवाइस ही नहीं इशू करनी, उन्होंने रिटर्न ही फाइल नहीं करनी। लेकिन FBR इज़ ऑलवेज़ राइट। सेल्स टैक्स वाला बंदा, या कहने को एक बंदा आके शायद कस्टम्स का या FBR का जो सेल्स टैक्स का ना भी हो, वो आपको आके कहते हैं यार आप रजिस्टर नहीं होते, तो आप कहते हैं ये 10,000 हाथ में उसके पकड़ाते हैं, या जो भी आप कर सकते हैं, ये जी 2 जीन्स पकड़ लें, ये जी आपको हम ये चीज़ फ्री दे देते हैं। तो ये एवरेज टैक्स पेयर का ये एटीट्यूड सही नहीं है कि FBR इज़ ऑलवेज़ राइट। फिर मैंने खुद देखा है पिछले 5 साल से, जब से हम टैक्स दोस्ती की जो है ये मूवमेंट चला रहे हैं, कि
बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट लोगों को एमनेस्टी स्कीम का मशवरा देते हैं, और इसमें मैं अपने जो साथी हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, नीम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं मेरी तरह, और आईटीपी प्रोफेशनल्स और इस तरह के सारे लोग जो हैं उनको कसूरवार ठहराता हूँ कि वो कहते हैं आईटी फ्रीलांसर जिसकी एग्जेम्प्ट इनकम थी एमनेस्टी के सालों में 2018-19 में, उनको भी एमनेस्टी दिलवा रहे हैं। नॉन रेजिडेंट को भी एमनेस्टी, यानी कि ज़बरदस्ती उनके एसेट्स डिक्लेयर करके उस पर 5% 3% गवर्नमेंट को पे करवा रहे हैं। पता नहीं करवा रहे हैं कि नहीं, लेकिन कहने का मतलब क्लाइंट से पैसे ले रहे हैं। तो FBI इज़ ऑलवेज़ राइट के एटीट्यूड के हवाले से आज हम एक केस को डिस्कस करेंगे बिल्कुल ब्रीफली, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 15 मिनट्स की जो है वीडियो होती है, और उसके अंदर जहां मैंने पहले आपको बताया कि पार्ट 1 में हमने जस्टिस फाइज़ ईसा का केस डिस्कस किया था, जिसका लिंक पार्ट 1 का आपको यूट्यूब की वीडियो के नीचे मिलेगा। तो अगर आप ये किसी और प्लेटफॉर्म पे या taxdosti.com पेज पे देख भी रहे हैं तो यूट्यूब पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। फिर आज जो मैं केस आपके साथ डिस्कस करूँगा वो इंडिया में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा मशहूर केस है, जो पाकिस्तान की बहुत सारी जजमेंट्स में भी कोट किया जाता है, और यहाँ वीडियो के नीचे आपको इसका पूरा टाइटल, इसकी साइटेशन सब कुछ मिलेगी। मैं आपको पहले इसके बारे में बताता हूँ। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हरिजान निगम। और हरिजान निगम जो है, निगम तो आपको पता है जो मशहूर सिंगर भी हैं, सोनू निगम, तो वहाँ से याद रख सकते हैं। तो हरिजान निगम, और बेसिकली ये कंपनी का नाम था, पब्लिक कंपनी का नाम था, और ये केस बेसिकली 6 दिसंबर 1995 में हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, और इसकी साइटेशन जो आपको वीडियो में भी यूट्यूब की वीडियो के नीचे मिलेगी, साइटेशन इस तरह है कि 1997 ईयर है, और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का मतलब है बुक का वॉल्यूम 226 है। बुक जो है वो इनकम टैक्स रिपोर्टर ITR इंडिया की जो इनकम टैक्स रिपोर्टर है, और पेज जो है वो है 696। तो अगर आप उनका वॉल्यूम 226 निकालें जो 1997 का होगा, उसमें इनकम टैक्स रिपोर्टर के पेज 696 पे ये केस है, और उसकी कुछ और साइटेशंस भी हैं। मैं अब इस केस को ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, और इस बात को जो है ये FBI इज़ ऑलवेज़ राइट जो है, इस बात को आज वंस एंड फॉर ऑल हम सेटल करेंगे कि जहाँ वो लॉ के मुताबिक एक्ट कर रहे हैं तब तो वो ठीक है, लेकिन अक्सर जो है वो टैक्स लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से आगे जाके करते हैं। तो ये केस बहुत अच्छा है। आप अगर खुद अपना टैक्स केस कर रहे हैं या आपके कंसल्टेंट कर रहे हैं और वो कहते हैं जी FBI वालों ने कह दिया, FBI वालों ने कह दिया, कमिश्नर ने कह दिया, कमिश्नर ने कह दिया, ये करना ज़रूरी है, तो आप उनको ये केस बताएं, और इसका जो कंक्लूजन है जो मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यूज़ करती है, वो आप उनको बताएं। तो केस बेसिकली ये था कि ये एक कंपनी है, हरिजान निगम लिमिटेड एक कंपनी है, और ये कंपनी जो है ये गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी है, यानी गवर्नमेंट ने पब्लिक कंपनी बनाई, उसमें गवर्नमेंट ने 100% फाइनेंसिंग की, और इस कंपनी ने टैक्स एग्जम्पशन क्लेम की, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो पहला लाइन ऑफ बिजनेस है वो ये है कि हम हरिजान या जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं या जो शेड्यूल्ड कास्ट सिस्टम है इंडिया में, उनके लिए हाउसिंग सिस्टम, हाउसिंग स्कीम्स बनाएंगे, घर बनाएंगे। और उसके अलावा उनके और भी ऑब्जेक्टिव्स थे 2, 3, 4, 5, जिसमें डैम्स और रोड्स बनाना, सिविल का काम करना, ये सब कंस्ट्रक्शन वगैरह रिलेटेड, और लीज वगैरह। तो जो कमिश्नर थे उन्होंने तो इनकी एग्जम्पशन नहीं मांगी। अच्छा, अब जब आप इस केस का लिंक, मैं साइटेशन के बाद मैं लिंक भी दूंगा, तो एक बड़ी अच्छी सर्च इंजन है indianqanun.org, उस पेज पर ये चला जाएगा, और वहाँ पर आपको ये पूरा केस मिलेगा, इसकी साइटेशन मिलेंगे, और इसके अंदर जितने इंडियन एक्ट 1961 के सेक्शंस इन्वॉल्व है, सेक्शन 10 है, 26B है,
उन सब को भी, उनके भी लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप उनको स्टडी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप केस पढ़ेंगे, 21 पैराग्राफ्स की जजमेंट है, मैं आपको ब्रीफ करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेन बात पे आने कि FBI इज़ ऑलवेज राइट कि नहीं। तो कमिश्नर ने कहा कि नहीं, आप टैक्स एग्जाम नहीं है, क्योंकि आप और काम भी कर सकते हैं, सिर्फ बैकवर्ड लोगों के लिए आपकी कंपनी नहीं बनी, बैकवर्ड एरियाज़ में घर बनाने के लिए नहीं बनी। फिर जो कमिश्नर अपील था उसने भी तकरीबन ऐसी ही बात की, लेकिन थोड़ा बहुत माना कि हाँ, पहले ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि बैकवर्ड एरियाज़ और हरिजान एक टर्म है जो शेड्यूल्ड के लिए होती है, तो आप कर सकते हैं। फिर जो अपेलेंट ट्रिब्यूनल है उन्होंने कहा कि नहीं, ये एग्जाम्प्ट है, और अगर ये रोड्स और डैम्स और वो नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव 2, 3, 4, 5 पूरा नहीं करेंगे, तो 1 भी यानी घर भी नहीं बना सकेंगे बैकवर्ड सोसाइटीज़ और क्लासेस के। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसको सिर्फ आपने इनकम टैक्स लॉ की टैक्स एग्जेम्पशन के हवाले से नहीं देखना, और वो जो बाकी 2, 3, 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो बहुत ब्रॉड थे। तो उन्होंने कहा कि इधर से आने वाली एग्जेम्पशन, यानी अगर वो डैम बनाते हैं या वो कहीं भी रोड बनाते हैं, तो वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव 1 उनके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में थी कि वो बैकवर्ड एरिया और ख़ास तौर पे हरिजान प्रिंसिपल भी इसको कहते हैं, हरिजान जो कास्ट है, और उनके लिए अगर हाउसेस बनाएंगे तो वो वाली इनकम जो आएगी वो एग्जेम्प्ट होगी। उन्होंने बड़ा मशहूर इसमें पैराग्राफ 14 है, वो कहते हैं कि याद रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है, और इनकम टैक्स लॉ बाकी कवानीन की तरह उसका सबऑर्डिनेट है, और जब इनकम टैक्स लॉ को पढ़ा जाए तो उसको कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस को ज़हन में रखते हुए पढ़ा जाए। और ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एग्जम्पशन दी थी ऑब्जेक्टिव 1 के बेस पे, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 46 है और 47 है, जिसमें लिखा है कि गवर्नमेंट एलिमिनेट करेगी एक्सप्लॉयटेशन, और लोगों को जो है, जो लोग अपने घर नहीं बना सकते, बना के देगी। इसी तरह इधर मैं कंक्लूड करूंगा कि उन्होंने एग्जम्पशन उसको उतनी इनकम की दे दी। क्यों? क्योंकि टैक्स लॉ में तो जो कन्फ्यूजन थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए उस कन्फ्यूजन को दूर की। पाकिस्तान में भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स, पॉलिसी, एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म करना और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बनाना, लॉज बनाना, पार्लियामेंट, AG ऑफिस, मिलिट्री, जुडिशरी, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मौजूद है। और जब इनकम टैक्स लॉ को इंटरप्रेट किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को ज़हन में रखा जाए कि कहीं ऐसा तो सर्कुलर नहीं इशू कर रहे, ऐसा तो कोई प्रोसीजर नहीं बना रहे, ऐसा तो कोई नोटिस नहीं इशू हो रहा जो फंडामेंटल राइट्स को, अब आपके कारोबार की कैश फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके कोई भी टैक्स लग जाता है तो हम बस आराम से कहते हैं जी ठीक है, सही है, मान लिया, या फिर हम बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करके उस टैक्स का फ़ायदा भी नहीं लेते और प्रोटेक्शन भी नहीं लेते। तो कहने का मतलब है, जैसे अभी ट्रेडर्स ने किया कि टैक्स थोड़ा सा दे देते तो प्रोटेक्शन लॉ की मिल जाती है, इनकम टैक्स की भी और सेल्स टैक्स की भी। तो कंक्लूजन ये है कि FBI इज़ नॉट ऑलवेज़ राइट। FBI का काम है टैक्स कलेक्ट करना, वो भी टैक्स लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन वो हरफ आखिर नहीं है, बल्कि जो ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट्स हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, ये जो फैसले करते हैं ये हरफ आखिर इस तरह है कि वो सिर्फ इनकम टैक्स लॉ को नहीं देख रहे, वो मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 उसको देखते हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स, उसके अलावा और बहुत सारे सेफ गार्ड्स हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन होना खुद एक चेक है, ना कि हम पे बल्कि गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट का एक फंक्शन टैक्स कलेक्शन है, और टैक्स कलेक्शन जो है ऐसे हलल नहीं हो सकती कि जी आप भी दो टैक्स, आप भी दो, नहीं। एक तरीका होगा, कानून बनेगा, कानून इम्प्लीमेंट होगा, और टैक्स पेयर के राइट्स को रिस्पेक्ट करते हुए आप करेंगे। जैसे अभी आपने हमारी वीडियो देखी होगी कि टैक्स ईयर 2023 के लिए नॉन रेजिडेंट्स को पता भी नहीं है, और वो ऑटोमेटिकली जो है ना रेजिडेंट बन जाए, क्योंकि लॉ इस तरीके से बनाया गया जो उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश कर रहा है, और बहुत जल्द जो है किसी भी हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो याद रखें, जब भी आपको कोई छोटी सी और रिश्वत देना
और फेवर देना एफबीआर को टैक्स माफ़ कराने के लिए या अपने आप को टैक्स केस में से निकालने के लिए, वो तो टोटली गलत है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ की भी कर रहे हैं और अपने अखलाक और रिलीजन की भी कर रहे हैं। तो कंक्लूड ये करूँगा कि ये हरिजान प्रिंसिपल के बेस पर एफबीआर इज़ नॉट ऑलवेज़ राइट। मैं ये नहीं कहूँगा कि टैक्स पेयर इज़ ऑलवेज़ राइट, क्योंकि टैक्स पेयर तो चाहेगा मैं टैक्स ना दूँ। तो बात यह है कि टैक्स आपने देना है, लेकिन आपके राइट्स हैं जिस पर हम बात करते रहेंगे। सारे लिंक्स आपको नीचे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।